देखो आज की जो क्लास है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि नॉमिनेटिव क्या होता है। अगर कोई सिंगल वर्ड्स में आपसे पूछे व्हाट इज नॉमिनेटिव, तो आप सिंपली क्या कह सकते हो? सब्जेक्ट। अब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज अक्यूजेटिव, तो सिंपली वर्ड्स में आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट। और कितने ऑब्जेक्ट होंगे? ओनली वन ऑब्जेक्ट। और कोई भी अगर आपसे पूछे डाटिव क्या होता है, तो आप सिंपली कह सकते हो टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पर्सन किस में चला जाता है? डाटिव में। और थिंग किस में चली जाती है? अक्यूजेटिव में। बस ये एक समरी है जो नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव है, एक सिंपल वर्ड्स के अंदर। यस। हाँ, डाटिव में ना सिर्फ ऑब्जेक्ट पे फोकस रहेगा। और यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट रहेंगे? टू ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। एक पर्सन होगा वो डाटिव हो जाएगा, और थिंग जो रहेगा वो किस में हो जाएगा? अक्यूजेटिव। सब्जेक्ट तो रहेगा ही, वो तो हर सेंटेंस में रहता है। सब्जेक्ट, वर्ब, फिर सेंटेंस यहाँ बढ़ेगा ना, इसकी बात हो रही है। अब देखो, ये आपको समझ में आ गया नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव क्या होते हैं। अब उसके बाद में आप लोगों को ये देखना है कि हमारे पास प्रीपोजिशंस भी टू कैटेगरी में डिवाइडेड थी। प्रीपोजिशन कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइडेड है? फिक्स, अक्यूजेटिव और फिक्स डाटिव। ये दोनों कैटेगरीज है, फिक्स अक्यूजेटिव है और फिक्स डाटिव है। वो आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन सी अक्यूजेटिव है और कौन सी डाटिव है। वो मैंने शेयर भी किया था आपको। तो बताओ कौन कौन सी अक्यूजेटिव प्रीपोजिशंस है? प्योर, ओहने, प्योर्श, केगन, एंटलांग, उम। अब देखो, करोगे तो आएगी चीजें। और डाटिव कौन कौन सी है? मेट, हाउस, फोर, पॉन और टाइट। ठीक है। सू, बाय, ये सारी कौन सी प्रीपोजिशन है? फिक्स डाटिव है। तो ये सारी की सारी फिक्स अक्यूजेटिव है, और ये सारी की सारी फिक्स डाटिव है। तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपको सीधा सा पता चल रहा है कि दीज मेनी आर फिक्स अक्यूजेटिव एंड दीज मेनी आर फिक्स डाटिव। तो जो भी आप केस यूज करोगे इन प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंगली अक्यूजेटिव और डाटिव के अंदर इन्वॉल्व कर दोगे। ठीक है। अब देखो, जब आपने जर्मन स्टार्ट की थी तो आप लोगों को कई बार बहुत सारे कंफ्यूजन रहते थे। कैसे? जर्मन के अंदर डियर का मतलब भी यू है, डिश का मतलब भी यू है, इनन का मतलब भी यू है, और ओएश का मतलब भी यू है। यू ऑल। ऐसे ही अगर हम कैटेगरी देखें तो इन जो है, इन का मतलब भी हिम है, और ईम का मतलब भी हिम है। और आपने बहुत फ्रिक्वेंटली देखा होगा मिश का मतलब भी मी है, और मेयर का मतलब भी मी है। तो यहाँ पे क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। पे मिश भी मी है, मेयर भी मी है, डिश का मतलब भी यू है, हियर का मतलब भी यू है। तो हमें कब कैसे पता चले कि कौन सा तो डिश का मतलब कहाँ यूज करना है यू के सेंस में। और दू का मतलब भी यू है, ये भी पता है ना आपको। दू भी यू है, दी भी यू है, इहर भी यू ऑल है। तो ये भी यू है, ये भी यू है, सारे के सारे। तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा यू कहाँ पे यूज होगा? अब हम क्या करेंगे कि एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी लर्निंग के लिए। उसके अंदर सारे के सारे यू आ जाएंगे, सारे के सारे हिम हर ये सब कुछ आ जाएंगे। तो उससे आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन से सेंस के अंदर कहाँ पे आपको कौन सा यू यूज करना चाहिए, और कौन सा वहां पे अकॉर्डिंगली केस यूज करना चाहिए। वो सारी की सारी कैटेगरी है ना, केसेस पे डिपेंडेंट है। कि केस के थ्रू आपको पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा यू आपको यूज करना है। यस। हाँ, वो भी होता है एग्जैक्टली वो सारा चार्ट अभी आ जाएगा। एक्चुअली देखो, ईयर का मतलब हर भी है, ईयर का मतलब देयर भी है, ईयर का मतलब यू ऑल भी है। तो ये सारे जो कंफ्यूजन है ना, वो अभी अलग अलग दिखते थे। अब जब हम एक चार्ट बनाएंगे तो सारे के सारे एक जगह आ जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि नॉमिनेटिव का कैसे पता चलता है? सब्जेक्ट फोकस। अक्यूजेटिव का कैसे पता चलता है? ऑब्जेक्ट फोकस, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और डाटिव का कैसे पता चलता है? टू ऑब्जेक्ट्स, एक पर्सन, एक थिंग। और पर्सन किस में चली जाती है? डाटिव।
और थिंग किसमें चली जाती है, आकुजेटिव। सबसे पहले तो मेन रूल ये याद रखना पड़ेगा आपको, उसके बाद इस चार्ट को आपको बाय हार्ट कर लेना है, सारा ओवर हो जाएगा आपका। आप लोगों को पता है स्टार्टिंग में आपने जर्मन में सब्जेक्ट सीखे थे, कौन कौन से? इश। इश का मतलब क्या होता है? टू मीन्स यू। और कौन सा है ये? इनफॉर्मल। डी का मतलब भी क्या है? यू। और ये कौन सा है? फॉर्मल। ईहर का मतलब भी क्या है? यू ऑल। ये तो प्लूरल के लिए है। एयर का मतलब क्या है? डी का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? डियर का मतलब क्या है? और स्मॉल जी का मतलब क्या है? डे। इनके साथ आप लोगों ने एंडिंग सीखी थी, इसके साथ क्या एंडिंग आएगी? ई एंडिंग। यू के साथ एस टी एंडिंग, फॉर्मल यू के साथ ईहर के साथ, और थर्ड पर्सन अगर हो तो ई एंडिंग, और अगर वियर हो तो प्लूरल सब्जेक्ट हो तो ई एन ई एन। सबसे पहले जो शुरुआत आपने करी थी जर्मन में वो इन्हीं के साथ में की थी। ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और इनमें हर वर्ब में क्या होती है? ई एन एंडिंग रहती है, और ई एन एंडिंग को आप रिमूव करते हो और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू एड ऑन द न्यू एंडिंग। अगर इस सब्जेक्ट है तो ई एंडिंग लगा दी, टू है तो एस टी लगा दी, ये पर्टिकुलर एंडिंग्स फॉलो होते थे। उसके बाद जो हम सीखेंगे वो है पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव उसका मतलब होता है जैसे माय, योर, हिज, ये सब बोलते हैं, तो आई का क्या हो जाएगा? माइन। इसका माइन हो जाएगा माई के सेंस में। टू का टाइन। टी का ईहर कैपिटल में। ईहर का ऑयर। यहां पे हिज के सेंस में क्या आएगा? दाइन। हर के सेंस में क्या आएगा? ईयर। और एस के सेंस में क्या आएगा? जाइन। बियर के सेंस में उंजर। और जी के सेंस में, देयर के सेंस में ईहर। तो ईहर का मतलब क्या है? देयर। उंजर का आवर। दाइन का इट्स। ईहर का हर। दाइन का हिज। ऑयर का योर, इसमें प्लूरल में। ईहर का योर, बट किसमें? फॉर्मल में। दाइन का भी क्या है? योर, बट किस सेंस में है? इनफॉर्मल में। और माइन का आपको पता ही है, माई के सेंस। ये सारे हमारे पजेसिव प्रोनाउंस है। मैंने बोला कि वेयर इज योर बुक। अब इंग्लिश में क्या होता है, अगर मैंने बोला वेयर इज योर बुक, तो कोई भी नहीं समझ सकता कि हिंदी में वो तुम्हारी बोलना चाहता है या आपकी बोलना चाहता है। समझ सकते हो आप? अगर मैंने बोला वेयर इज योर बुक, तो इससे आप ये बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि वो तुम्हारी के सेंस में था या आपके के सेंस में था, है ना? अगर मैंने बोला वेयर इज योर बुक, तो आप ये बिल्कुल नहीं समझ सकते कि वो तुम्हारा था या आपका था। अब अगर मैंने बोला तुम्हारी बुक कहाँ है, तो आपको पता है कि इनफॉर्मल में बोला गया है। आपकी बुक कहाँ है, तो आप पता है कि फॉर्मल में बोला गया है। आप सबकी बुक कहाँ है, तो पता है कि सबको बोला गया है। तुम सबकी बुक कहाँ है, तो पता चल रहा है कि सबको बोला गया है। वैसा ही जर्मन फॉलो करती है। वो इस्ट दाइन बुक, तुम्हारी बुक कहाँ है। वो इस्ट इहर बुक, आपकी बुक कहाँ है। वो इस्ट ऑयर बुक, तुम सबकी बुक कहाँ है। और वो इस्ट इहर बुक, आप सबकी बुक कहाँ है। सिंपल। इनफॉर्मल तुम्हारा हिंदी में लिख लो चाहे, इंग्लिश तो सबको योर करती है, और जर्मन क्या करती है? डाइन। हिंदी भी तो कर रही है तो जर्मन भी कर सकती है। डाइन का मतलब योर इनफॉर्मल है कि तुम्हारी, और ईहर का मतलब आपका, ऑयर का मतलब तुम सबका, और ईहर का मतलब आप सबका। तो ईहर सिंगुलर में भी यूज होता है और ईहर जो है वो प्लूरल में भी यूज होता है, ये वाला। ठीक है? मैंने बोला कि तुम सबकी बुक कहाँ है, तो वो इस्ट ऑयर बुक। आप सबकी बुक कहाँ है, तो वो इस्ट ईहर बुक। दोनों इसी के अंदर आते हैं। ठीक है? आपकी बुक कहाँ है, सॉरी, सो वो ईस्ट ईहर बुक, आपकी बुक कहाँ है, और आप सबकी बुक कहाँ है, वो ईस्ट ईहर बुक। दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही के अंदर है, फॉर्मल के अंदर। बट अगर इनफॉर्मल की बात करें, तो वो ईस्ट दाइन बुक, तुम्हारी बुक कहाँ है, और वो ईस्ट ऑयर बुक, तुम सबकी बुक कहाँ है। वो ईस्ट दाइन ऑटो, तुम्हारी कार कहाँ है। वो ईस्ट ऑयर ऑटो, तुम सबकी कार कहाँ है। और वो ईस्ट ईहर ऑटो, आपकी कार कहाँ है। और वो ईस्ट ईयर ऑटो, आप सबकी कार कहाँ है। वो सेम है इसके अंदर। ठीक है? ये तो हो गए हमारे सारे के सारे पजेसिव्स।
इनके बाद में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इनके बाद में हमेशा एक नाउन यूज होती है। हमेशा एक नाउन यूज होती है। इंग्लिश का जैसा ही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोलूं दिस इज माय, तो माय से आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर मैं इतना सा सेंटेंस बोलूं कि दिस इज माय, तो क्या माय, कुछ आगे भी तो होगा ना, तभी तो आप सेंटेंस बनाओगे कि दिस इज माय हाउस, दिस इज माय डॉग, दिस इज माय बुक, दिस इज माय अम्ब्रेला, दिस इज माय पिक्चर, दिस इज माय मदर, दिस इज माय फादर, दिस इज माय, दीज आर माय चिल्ड्रन। तो आएगा ना कुछ तो यहाँ पे भी आएगा। वो तो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है। बट जो यहाँ पे नाउन आएगी, इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल, और इट कैन बी न्यूट्रल। यानी कि जर्मन के अंदर पॉजिटिव प्रोनाउंस के ऊपर भी एंडिंग्स ऐड होती है, जैसे हिंदी में होती है एग्जैक्टली सेम। जैसे मैंने बोला माय फादर, माय मदर, माय चिल्ड्रन और माय हाउस। मैंने मेल भी लिया है, फीमेल भी लिया है, न्यूट्रल भी लिया है और प्लूरल भी लिया है, बट माय में कोई चेंजेस नहीं है। अब हिंदी को देखो, मेरी किताब, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा भाई। मेरा जो वर्ड है ना, उसमें सभी में चेंजेस आ गए। ई की भी मात्रा लग गई, ए की भी मात्रा लग गई, आ की भी मात्रा लग गई, सारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया। वैसे ही जर्मन के अंदर भी होता है। आप लोगों ने बिगिनिंग लेवल पे देखा होगा माइन फाटर, यानी कि माय फादर, और वही आपको दिखता है माइने मुटर। तो ये तो एक बेसिक सा रूल है कि अगर कोई नाउन फेमिनियन है जर्मन में, तो क्या एंडिंग लग जाती है ई, और अगर प्लूरल है तो भी ई लगता है। ये तो एक बेसिक है जर्मन का, सबसे बेसिक है। हालांकि एंडिंग्स और भी चेंज होती है, मैं सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूं यहाँ पे कि अगर नाउन फेमिनियन है या प्लूरल है, तो उसमें क्या लग जाता है ई। जैसे माइन फाटर, माइन मुटर, माइन ग्रोसेल्टन, ग्रैंड पेरेंट्स प्लूरल हो गए, इस सेंस में यूज हो जाता है। ठीक है। बट इनकी एंडिंग्स ऐसा नहीं है कि यहीं खत्म हो गई, इनकी एंडिंग्स और भी है। तो इसको अभी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैंने आपको पॉजिटिव प्रोनाउंस बताए हैं। ठीक है। और यहां से मैं ये नाउन वाला कॉलम भी हटा रहा हूं। बस आपको ये ध्यान रखना है, नाउन तो आएगा ही, 100% आएगा। अब जैसे कई कोई स्टूडेंट कहे, जैसे मान लीजिए आपने कहा था, बिल्कुल सही है कि ईहर का मतलब यू ऑल भी होता है, और ईहर का मतलब हर भी है, देयर भी है, ये सारा है। तो कंफ्यूजन हालांकि कभी क्रिएट नहीं होगा। पता है कैसे? ये जो ईहर आएगा, इसके साथ हमेशा क्या आएगा? वर्ब आएगी इमीडिएटली। वर्ब आएगी ना, कैसे? मैंने लिखा ईहर लर्नड डॉयच। अब समझना, आपके सामने ये भी ईयर है, ये भी ईयर है, ये भी ईयर है और ये भी ईयर है, पर कोई बता सकता है कि ये जो ईयर यहां लिखा हुआ है वो कौन सा है इनमें से? यू ऑल वाला, बिल्कुल सही है। वर्ब वर्ब आ रही है ना, यहां तो वर्ब आ रही है ना। ये ईहर का मतलब हर है, ये ईयर का मतलब योर है, और ये ईयर का मतलब देयर है। तो इनके बाद तो इमीडिएटली नाउन आनी चाहिए ना, तो ये तो वर्ब है, वो तो सब्जेक्ट है ना। ईहर लर्नड डॉयच का मतलब क्या हो गया? यू ऑल आर लर्निंग जर्मन। और ईहर लर्नड तो कोई सेंस ही नहीं बनता। हर लर्निंग, योर लर्निंग, ऐसा नहीं बन सकता ना। अब अगर मैं बोलूं ईहर मुटर, अब आप कह सकते हो कि इन तीनों में से कोई है। इन तीनों में से अब कौन सा है, वो अभी कोई नहीं बता सकता। इवन जर्मन खुद ही नहीं बता सकता, तो आप तो बहुत दूर हो गए। जर्मन खुद ही नहीं बता सकता ना, क्योंकि ईहर का मतलब तो हर भी है, ईहर का मतलब हर भी है, ईहर का मतलब योर भी है, और ईहर का मतलब देयर भी है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अब आदमी खुद ही परेशान होकर कंफ्यूज हो रहा है, तो उसकी तो एक अलग प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लिया जाए आपको सिंगुलर वे में लिखा हुआ आएगा, तो आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? जब मैं कह रहा हूं कि जर्मन नेटिव ही नहीं समझ सकता इस सेंटेंस को, यहाँ पे इस सेंटेंस क्या मतलब, इस वर्ड को, कि इहरे जो है वो हर के लिए है, इहरे जो है वो योर के लिए है, या इहरे जो है वो देयर के लिए, नेटिव खुद ही नहीं समझ सकता, तो आप क्यों समझने की कोशिश कर रहे हो?
समझ रहे हो? अब आप बोलोगे कि पता कैसे चलेगा फिर भी? तो पता चलेगा कॉन्टेक्स्ट से। क्योंकि सेंटेंस कभी भी इतना सा थोड़ी होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगी, वर्ब भी होगी, अब अपने आप पता चल जाएगा आपको, देखना। बच्चे को सबसे पहले तो इस चार्ट को, अभी और भी है चार्ट आगे, यहाँ पे और एक कॉलम आएगा, पहले तो चार्ट को क्या बाय हार्ट करना पड़ता है। अगर मैं पूछ लूँ हर के लिए क्या आता है, वो बता ही नहीं पा रहा, हर के लिए ईयर आएगा, या पहले तो वो तो याद करे, ये लगाना यूज करना वो तो बात की बात हो जाती है। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं रितु इज स्टूडेंट इन इहरे एल्टन कोहनन इन मुंबई। अब कोई आप में से मुझे बता सकता है कि ये जो ईहर यूज हो रहा है, ई एंडिंग को तो छोड़ो, वो तो एंडिंग लगती है बिकॉज ऑफ द केस, वो क्या है? एल्टन का मतलब तो लगाने की भी जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए आपने नहीं पता एल्टन का मतलब, तो भी ऋतु के साथ तो हर ही आएगा ना। ये कॉमन सेंस तो देखो आप लोगों को होना ही चाहिए, डेफिनेटली एक लैंग्वेज लर्न कर रहे हो। अब अगर मैं यहाँ पे दीपक लिख दूं, दीपक इज स्टूडेंट साइन एल्टन कोहनन इन मुंबई, तो जाइन का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? इज हो रहा है। अब चाहे जर्मन आओ किसी को या नहीं आओ, उससे क्या लेना देना है? जब दीपक के बारे में बात आ रही है तो हिज यूज होगा, जब ऋतु के बारे में बात हो रही है तो हर यूज होगा। और हर के लिए आपके पास में ईहर है। अब कोई बोले सर हर के लिए, वो देर के लिए भी तो है। अरे आपको क्या मतलब है वो देर के लिए, आप हर के लिए यूज करो ना। देर तो बहुत दूर हो गया, आप हर के लिए यूज कर लो ना। वो जैसे सेम दिख रहा है तो आपकी कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है, वो नुकसान थोड़ी कर रहा है, वो तो सेम है तो अच्छा ही है ना आपके लिए। दोनों चीजें सेम दिख रही है। अब अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया कि ऋतु उंड दीपक, अब अगर मान लीजिए मैंने दोनों को ऐड कर दिया कि ऋतु उंड दीपक सेंड स्टूडेंटन, अब मुझे बोलना है कि देयर पेरेंट्स, तो देयर पेरेंट्स के लिए क्या आएगा? अब भी यही ईयर आ रहा है, ईहर नहीं ईहर पूरा, एग्जैक्टली सेम ये वाला आ जाएगा। अब क्या आप खुद बताओ मुझे, ये भी ईयर है और ये भी ईयर है, दोनों ईयर यूज हुए हैं, और कंफ्यूजन क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं है। ईयर का मतलब देयर भी है और ईयर का मतलब हर भी है, तो दिक्कत क्या है इसमें? आपको जहां ईयर का मतलब हर के सेंस में यूज हो रहा है वहां हर में यूज कर लो, जहां आपको देयर के सेंस में करना है वहां देयर के सेंस में कर लो, और जहां आपको फॉर्मल योर के सेंस में करना है वहां फॉर्मल योर के सेंस में यूज कर लो। कंफ्यूजन तो वहां यू क्रिएट होता है जहां पे आप यूज ही नहीं कर पाओ। अब जितनी भी बार आपको हर बोलना है तो क्या लगाओगे? जितनी भी बार हर बोलना है तो ईहर लगाना है ना, और जितनी भी बार देयर बोलना है तो ईहर लगाना है, और जितनी भी बार आपको योर बोलना है फॉर्मल में तो ईहर ही लगाना है। तो तीनों चीजों आपके लिए तो अच्छी हो गई ना कि एक ही चीज है। एक तो तीन अलग अलग चीज याद करते, और एक ही चीज का तीन मीनिंग है। और कोई बोले कि कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन किसी कैटेगरी से नहीं हो सकता, किसी भी कैटेगरी से नहीं हो सकता, नेवर एवर। क्योंकि तीनों का मीनिंग अलग है और तीनों डिपेंड करते हैं लास्ट सेंटेंस के ऊपर। मैंने बोला दास इस्ट रोशनी, इहरे मुटर इस्ट एडस्टीन। अब क्या समझ रहे हो आप? हर हो गया ना सीधा सा, कि हर मदर इज डॉक्टर। दास इस्ट राहुल, साइन मुटर इस्ट इंजीनियरिंग, तो जाइन का मतलब क्या हो गया? इज हो गया। अब दास जिंड दीपक und रोशनी इहरे हुंड जिंड ग्रॉस, तो देयर डॉग्स हो गया कि देयर डॉग्स आर बिग। तो आप में ही कॉमन सेंस होना चाहिए कि भाई ईयर का मतलब यहाँ देयर ही निकल के आ रहा होगा, क्योंकि आई यूज ही उसके लिए हो रहा है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है। आपको पता है कि आप योर यूज कर रहे हो तो आप योर यूज कर लो। आपको लग रहा है कि आपको हर यूज करना है तो हर यूज कर लो, और आपको यूज करना है देयर तो देयर कर लो। अब आपको याद तो रहे पहले कि ईयर का मतलब हर भी है, ईयर का मतलब देयर भी है, और ईयर का मतलब कैपिटल का योर भी है। ये आपको याद रहना चाहिए, बस इतनी सी कहानी है और कुछ भी नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी चार्ट के अंदर। एक डाउट और है
वो बहुत फ्रिक्वेंटली होता है स्टूडेंट्स को, और वो थोड़ा सा देखना ज्यादा जरूरी है रादर देन दीज। इनमें कोई डाउट नहीं होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको खुद को भी पता रहेगा कि ये जो ईयर यूज हो रहा है वो हर के सेंस में हो रहा है, ये ईयर जो यूज हो रहा है वो देयर के, क्योंकि वो पता चलता है। दूसरा जो चार्ट है हमारा वो ये इस कैटेगरी का है कि जर्मन में आप लोगों ने भी नॉमिनेटिव देखा है, आकुजेटिव देखा है और डाटिव देखा है। नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, ये रहा नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव यहां खत्म हो गया, ये सारा नॉमिनेटिव है। आकुजेटिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? वन ऑब्जेक्ट, या तो पर्सन हो सकता है या थिंग हो सकती है। और डाटिव क्या होता है? टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पर्सन होता है तो डाटिव और थिंग होती है तो आकुजेटिव। अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं आकुजेटिव ऑब्जेक्ट और यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट, दोनों में यहाँ पे मिश है और यहाँ पे मेयर है, और इसका मतलब क्या होता है? मी। यहाँ पे डिश है और यहाँ पे डियर है, और दोनों का मतलब क्या होता है? यू। यहाँ पे डी का जी है और यहाँ पे ईनन है, और दोनों का मतलब क्या होता है? यू। बट विच वन? फॉर्मल। यहाँ पे ओएश है और यहाँ पे भी ओएश है, इसका मतलब क्या होता है? यू ऑल, और दोनों सेम है। नेक्स्ट के अंदर हिम के लिए क्या यूज करोगे? इन और ईम। हिम के लिए, हिम के लिए। हर के लिए यहाँ पे क्या यूज करोगे? सेम जी, और यहाँ पे ईहर। नेक्स्ट के अंदर जाइन, एस का एस रहेगा और यहाँ पे ईम हो जाएगा इट्स के लिए, और यहाँ पे दोनों में ही उन्स, उन्स, तो दोनों का ही मतलब क्या है? अस। और यहाँ पे डी का जी रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देम, और ईनन हो जाएगा स्मॉल लेटर में। बस ये ओवर है बस। ये चार्ट मस्ट आना चाहिए आपको, बाय हार्ट होना चाहिए हर जर्मन लर्नर को। अगर इस चार्ट को आपने बाय हार्ट कर लिया तो डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो आकुजेटिव हो रहा है वो कब यूज होता है? जब आप आकुजेटिव केस में चल रहे हो, और अगर डाटिव यूज हो रहा है तो डाटिव यूज हो जाए। पर्सन्स के लिए, थिंग्स के लिए, सभी के लिए। और आपको पता कैसे चलेगा कि नॉमिनेटिव यूज हो रहा है? सब्जेक्ट फोकस। अपोजिटिव ऑब्जेक्ट फोकस। ऑब्जेक्ट कितने होंगे? वन। और डाटिव कैसे पता चलेगा? टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो पहली बात तो पता चलने की हो गई। और अपोजिटिव और डाटिव फिक्स प्रीपोजिशंस भी है। अभी आपने देखी थी ना फिक्स प्रीपोजिशन, अगर वो आएंगी तो उसी कॉलम में से आएगा, और अगर डाटिव आई तो उस लास्ट कॉलम में से आएगा। इस चार्ट को देखो एकदम से याद नहीं होगा आपको ये, आपको इसको एटलीस्ट हर दूसरे तीसरे दिन में देखना पड़ेगा। जैसे आज देख लिया, फिर कल देख लिया, फिर परसों देख लिया, है ना, 2-3 दिन में देख लिया, या आपकी जो स्टडी टेबल है वहां पे रख लिया, टिक कर लिया। फिर उसके बाद में जब भी आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो जर्मन में लर्न करना, तो इसको निकाल के देख लिया। ठीक है। और कई बार तो देखो ये B1 लेवल तक के बच्चों को भी याद नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए है, ये B1 लेवल तक के बच्चों को भी याद नहीं रहता। तो आप उसको देखते रहो, बार बार रिविजन करते रहो, तो आपको बाय हार्ट होना कंपलसरी है। ठीक है ना? बाय हार्ट मस्ट है इसका करना। हर 1-2 दिन में आप इसको देखते रहोगे, 1 मिनट 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट। और वैसे भी फर्स्ट कॉलम तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपने जब से जर्मन स्टार्ट करी है तभी से चल रहे हैं। सेकंड कॉलम भी आपको इतना देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइन दाइन ये क्यों देखोगे, ये तो याद ही है ना। थर्ड कॉलम को थोड़ा सा देखने की जरूरत है आकुजेटिव और दाटिव के अंदर। अब देखो, अब अगर ये कॉलम आपने, ये वाला देखते हैं, अभी हम फोकस करते हैं आकुजेटिव और दाटिव। अब आप मुझे बताओ इट कौन सी प्रीपोजिशन है? दाटिव। अब अगर वो दाटिव है तो आप इसमें रहोगे या इसमें रहोगे? ये तो एक बच्चे वाला काम है, इसमें रहोगे। दाटिव यहां लिखा हुआ है तो इसी में रहोगे। मैंने बोला विथ यू। अब देखो विथ यू बोलने का मतलब इंग्लिश में एक है पर जर्मन और हिंदी में अलग अलग है। तुम्हारे साथ,
तुम सबके साथ, आपके साथ, आप सबके साथ। ढंग से समझ लेना, हिंदी और जर्मन बहुत क्लोज है इन चीजों में, इंग्लिश नहीं है। मैंने बोला विथ यू, सारा काम हो गया। अब आप चाहो तो विथ यू का मतलब तुम्हारे साथ समझ लो, आपके साथ समझ लो। वो जर्मन इंग्लिश के अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल वाला इतना कोई झमेला नहीं है, पर हिंदी और जर्मन में है। हिंदी और जर्मन को टारगेट करो, इंग्लिश को हटा दो साइड। तुम्हारे साथ, आपके साथ, तुम सबके साथ और आप सबके साथ। कितनी चीज हो गई? 4। अब देखना, अब मुझे बोलना है तुम्हारे साथ, तो मैं क्या यूज करूंगा? मेट डियर। मुझे बोलना है आपके साथ, तो मैं क्या करूंगा? मेट इनन। मुझे बोलना है आप, तुम सबके साथ, तो मैं क्या यूज करूंगा? मेट ओएश। और मैं कहूंगा कि तुम सबके साथ, तो भी मैं मेट ओएश का, और आप सबके साथ बोलूंगा तो मैं मेट इनन का यूज करूं। ये जर्मन की चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहां से चल रहा है सारा, ये वाला यू इधर पहुंच गया, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? सब्जेक्ट। कोई बच्चा कहते सर ये भी तो यूज कर सकते थे, नहीं ये यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं? सब्जेक्ट्स हैं। ये प्रीपोजिशन के साथ यू विल नेवर यूज देम। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ आते हैं? वर्ब। ये किसके साथ आते हैं? सिर्फ वर्ब्स के साथ आते हैं, और ये क्या बन के आते हैं? सब्जेक्ट। तो आप खुद ही बता दो, ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद डियर आ रहा है, इनर आ रहा है, ओएश आ रहा है, क्या ये सब्जेक्ट है? नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश में भी आप देख लो, यू तो चलो एक अलग दिखता है, हिम जो है, हिम को ही की जगह यूज कर सकते हो आप लोग? हिम को ही की जगह यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अगर मैंने बोला है विथ यू, और अगर मैं चाहूं तो विथ हिम भी तो बोल सकता हूं, तो हिम के लिए मैं ही यूज कर सकता हूं क्या? यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। मुझे हिम के लिए कहां आना पड़ेगा? यहां। और हिम के लिए दो है, एक एम भी है और एक इन भी है, बट मिड कौन सी प्रीपोजिशन है? डाटिव। तो डाटिव में हिम के लिए क्या आएगा? एम। हर के लिए क्या आएगा? विथ हर, ए हर। हेयर के लिए क्या आएगा? ओ सॉरी, देम के लिए क्या आएगा? देम, इनन। हेरा। देम के लिए इनन हो गया। विथ अस के लिए क्या आएगा? दोनों में सेम ही है वो तो। ठीक है, तो बस ये ऐसे यूज होते हैं। ये कौन से केस में यूज हो रहा है सब कुछ? डाटिव। और क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे डाटिव प्रीपोजिशन है। ऐसे क्लियरली पता चल जाता है। जब अगर आप डाटिव में हो तो डाटिव का यूज करना है, और अगर आप आकुजेटिव में हो तो आकुजेटिव में यूज करना है। जैसे कि फ्यूर प्रीपोजिशन कौन सी है? आकुजेटिव। फ्यूर सबसे पहले फिक्स आकुजेटिव प्रीपोजिशन है। अगर मुझे बोलना है तुम्हारे साथ, तो मैं इसमें से लूंगा या इसमें से लूंगा? पहले तो ये डिसाइड करो। आकुजेटिव में से लूंगा। मुझे बोलना है तुम्हारे साथ, फॉर यू के लिए तो फ्यूर डिश। मुझे बोलना है फॉर यू, आपके लिए, हिंदी में देखो आपके लिए, तो क्या आएगा? दे, कैपिटल जे। यहां पे देखो यू। फिर मुझे बोलना है तुम सबके लिए, तो क्या आएगा? ओएश। और अगर मुझे बोलना है आप सबके लिए, तो आप सब तो दोनों सेम ही है, तो जी का जी। बस यही है। यहीं से ही सारी चीजें ऐसे कन्वर्ट होते हुए चलती रहती है। अब जब भी आप अकुजेटिव यूज करोगे तो इस कॉलम को याद रखना है, और जब भी डाटिव करोगे तो इस कॉलम को ध्यान रखना है। अकॉर्डिंगली ये चेंज होते रहते हैं। इंग्लिश में दोनों सेम है। कैसे? अब अगर मैंने इंग्लिश में बोला हिम, तो आपको हिम दो कैटेगरी के नहीं दिखते, आपको हिम एक ही कैटेगरी का दिखता है। अब चाहे कोई सा भी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, कुछ भी यूज कर रहे हो, हिम एक ही है इंग्लिश के अंदर। हर भी एक ही है, योर भी एक ही है, ये सब एक ही है। आपको अलग अलग कैटेगरी के नहीं दिखते। हिंदी और जर्मन के अंदर अलग अलग दिखते हैं। तुम्हारा, तुम सबका, आपका, आप सबका, आप, ये अलग अलग कैटेगरीज है। ऐसा ही जर्मन कर रही है। जर्मन के अंदर इन का मतलब भी हिम है और ईम का मतलब भी हिम है। अब जैसे बिगिनर को डाउट होता है कि ये दोनों का मतलब अगर हिम है, तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो पता तो चल गया। अब आकोजाटिव आए तो इन लगा देना, और डाटिव आए तो हिम लगा देना। और कैसे पता चलेगा आकोजाटिव है? एक ऑब्जेक्ट हो तो आकोजाटिव है, दो ऑब्जेक्ट हो तो डाटिव है, फिक्स आकोजाटिव प्रीपोजिशंस भी है और फिक्स डाटिव प्रीपोजिशन भी है।
बस इससे पता चलेगा। अब हमारे सामने एक चीज और बची है, वो है पजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग्स। ये वाले जो पजेसिव प्रोनाउंस है, मैंने बताया था ना, इनके बाद में हमेशा एक नाउन आती है, और उस नाउन के अंदर आप कभी ई एंडिंग लगाते हो, कभी ईएम लगाते हो, कभी ईआर लगाते हो। जैसे बिगनर स्टार्ट करता है तो वो पूछता है, यहाँ तो माइन था, माइन नामे इस्ट, फिर हो जाता है माइने मुटर, फिर हो जाता है माइनर, माइनम। ये एंडिंग्स कैसे चेंज होती है, इनको और देखते हैं। ये मैं हटा रहा हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नॉमिनेटिव केस, मैस्कुलिन, फेमिनियन, न्यूट्रल और प्लूरल, इसमें कोई एंडिंग नहीं, ई एंडिंग, कोई एंडिंग नहीं, और ई एंडिंग। ये पजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग बता रहा हूं मैं। आकोजाटिव केस, ईएन एंडिंग, ये तो सेम ही आते हैं। और डाटिव केस, ईएम, ईआर, ईएम और ईएन। बस ये ध्यान रखना है आपको। अब मुझे बताना, सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है, सीधी सी बात है, ये सब्जेक्ट है। नॉमिनेटिव है या अकुजेटिव है या डाटिव है? नॉमिनेटिव है। आर्टिकल में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बिगनर है तो उसे पता नहीं है देर दी दास है। मैंने लिख दिया देर है। अब मुझे लिखना है यहाँ पे हिज नेम। तो हिज के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, हिज के लिए यूज क्या होता है। तो क्या यूज होता है? टाइम। सबसे पहले जाइन लिख दिया आपने, सबसे पहले। उसकी रूट फॉर्म आएगी हर पजेसिव की, एंडिंग्स तो बाद में लगती है। साइन लिख दिया। अब मुझे बताओ, मेस्कुलिन अगर ये नाउन है, नॉमिनेटिव केस चल रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे कोई एंडिंग लगाऊंगा या नहीं? नहीं लगी। नहीं लगी ना? मेस्कुलिन के अंदर देखो, मेस्कुलिन के अंदर पजेसिव प्रोनाउन पे कोई एंडिंग नहीं है ना, और ये नॉमिनेटिव केस है ना, तो यहाँ पे हमने कोई भी एंडिंग नहीं लगाई है। अब इसी को अगर मैं चेंज करूं तो अब देखना, इश, अब, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ता है कि वो नॉमिनेटिव में चल रहा है या अकुजेटिव में। तो ये बताओ कि यहाँ पे नॉमिनेटिव कौन सी चीज है? इश है, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? नॉमिनेटिव। ये तो वर्ब वर्ब हो गई, अबे वगैरह ये वर्ब हो गई। यहाँ पे जो नाम है वो अकुजेटिव है या डाटिव है? अकुजेटिव। क्यों है अकुजेटिव? क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट है। ये तो वर्ब है। फॉरगेसन का मतलब टू फॉरगॉट होता है, पास्ट है। और वैसे भी स्मॉल लेटर में लिखा है, नाउन ही हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। ये स्मॉल लेटर में, ये ऑब्जेक्ट है। ये कौन से केस में गया? अकुजेटिव। इसका आर्टिकल क्या है? मैस्कुलिन। यहाँ पे लिख दिया ना मैस्कुलिन है, ये यहाँ पे भी मैस्कुलिन रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट थी ये नाउन, और यहाँ पे ये नाउन ऑब्जेक्ट बन गई। तो किस केस में चली गई? अकुजेटिव में। अब अगर मुझे बोलना है आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम, तो सबसे पहले हिज तो लाना ही पड़ेगा, हिज तो लाना ही पड़ेगा। तो हिज के लिए क्या आएगा? अब जर्मन एंडिंग्स को फॉलो करती है, तो आकोजेटिव में रहोगे या नॉमिनेटिव में रहोगे? अभी एट द मोमेंट जाइन के साथ जो कुछ भी करोगे वो आकोजेटिव में करोगे या नॉमिनेटिव में? आकोजेटिव में करोगे। मेस्कुलिन में रहोगे, फेमिनियन में रहोगे, न्यूट्रल में या प्लूरल में? मेस्कुलिन में रहोगे। और मेस्कुलिन में क्या एंडिंग आ रही है? ईएन। तो क्या एंडिंग आ गई? साइन है। ऐसे होता है। तो इश habe seinen Namen vergessen। अब बिगिनर जो होता है वो नहीं समझ पाएगा, यहां जाइनन आ रहा है और यहां जाइन ही आ रहा है। वो कहेगा सर जाइन का मतलब भी हिज ही है, साइनन का मतलब भी हिज ही है, पर एक जगह जाइन आ रहा है और एक जगह साइनन आ रहा है। ऐसा क्यों? तो उसको उस स्टेज पे नहीं समझा सकते, इस स्टेज पे हर किसी को समझा सकते हैं। क्यों आ रहा है? क्योंकि केसेस चेंजेस हो गए हैं, यहां नॉमिनेटिव में आ रहा है और यहां अकोजेटिव। और देखना, इट कौन सी प्रीपोजिशन है?
डाटिव। अब मिट अगर डाटिव प्रिपोजिशन है तो इसके अंदर मुझे कुछ भी उनके वो देखने की, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखने की जरूरत नहीं है कि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिट कौन सी फिक्स प्रिपोजिशन है? डाटिव। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मिट फिक्स डाटिव है और मुझे बोलना है विथ हिज फादर, तो सबसे पहले हिज के लिए क्या आएगा? सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये तो याद रहे बच्चे को कि जाइन का मतलब हिज है। उसके बाद की बातें हैं वो एंडिंग वेंडिंग लगाना, तो क्या आएगा? जाइन। अब आपको एंडिंग अब लगानी होती है। अब मान लीजिए आप जर्मनी के अंदर हो, कोई बच्चा कहे कि सर मैं जर्मनी के अंदर हूं, मैंने बोल दिया मिट जाइन फाटर, तो क्या ये गलत है? एक्चुअली गलत कुछ भी नहीं होता। आप जर्मनी के अंदर हो तो जर्मन कोई आपका एग्जाम लेने तो बैठेंगे नहीं, कह रहे आपने ऐसा क्यों कर दिया, ये एंडिंग यहाँ लगती है, ऐसे नहीं करते हैं वो लोग। आपने कुछ भी बोला वो तो अंडरस्टैंडिंग होती है। आपने बोला मिट जाइन फाटर, तो उसका मतलब ही निकल के तो वही आ रहा है, विथ हिज फादर। बट वो तो एक ग्रामर है कि भाई ईएम एंडिंग लगेगी या ईआर लगेगी या ईएन लगेगी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। बाकी गलत वो बच्चा भी नहीं है। ऐसा मत सोच लेना कि आप जर्मनी में बैठे हो, आपने ये कैसे बोल दिया, कोई आप पे केस थोड़ी कर देगा कि आपने एंडिंग कहाँ गायब कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है और कोई लेना देना नहीं है। तो बताओ, अब अगर मिड डाटिव प्रिपोजिशन है, फाटर आपको पता ही होगा क्या है? मैस्कुलिन है। अब डाटिव के अंदर आप नॉमिनेटिव में हो, अक्यूजेटिव में हो या डाटिव, पहले तो ये डिसाइड कर लो तीनों में से होगा। अभी आप डाटिव में हो और जो आपकी नाउन है फाटर वो क्या है? मैस्कुलिन। तो आप मैस्कुलिन के कॉलम में रहोगे, फेमिनिन में घुसोगे, या नॉमिनेट न्यूट्रल में या प्लूरल में, इसमें रहोगे? मैस्कुलिन में रहोगे। तो मैस्कुलिन में डाटिव में क्या एंडिंग लग जाती है पजेसिव प्रोनाउन पे? ईएम, ये आ गया, विथ जाइनम फाटर। तो विथ हिज फादर। और देखो एंडिंग्स, विथ हिज मटर मदर बोलना है तो क्या आ जाएगा? मदर पे क्या एंडिंग आएगी? ईआर, क्योंकि मदर फेमिनिन है और केस चल रहा है डाटिव, फटाक से ईआर आ गया। अगर पेरेंट्स है, पेरेंट्स प्लूरल है, तो क्या एंडिंग आएगी? ईएन, इट जाइनन एल्डन। बस ये कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं। और ये आज नहीं तो कल कोई भी सीख सकता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टिल क्या रहेगी? वोकैब। क्योंकि जाइन बोलो, जाइनम बोलो, जाइनर बोलो या जाइनर बोलो, जाइनस बोलो, सबका मीनिंग हिज ही रहने वाला है। बट अगर वोकैब नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। अगर किसी बच्चे को ये पता है कि जाइनम का मतलब हिज है, जाइन का मतलब हिज है, जाइनर का भी हिज है, जाइनन का भी हिज है, जाइनन, जाइन, सबका मतलब हिज है, पर उसको ये नहीं पता है कि एल्टन का मतलब क्या है, तो गया। तो फिर कितना भी धुरंधर हो, तो यही नहीं पता कि एल्टन का मतलब क्या है, तो उसके बाद तो वो समझ ही नहीं सकता। ग्रामर को समझ लेना एक अलग बात है, और पूरे सेंटेंस को समझ लेना और टूटी फूटी लैंग्वेज में भी आंसर कर देना, वो एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एल्टन का मतलब नहीं पता है कि विथ हिज पेरेंट्स लिखा हुआ है, इस तो हर बच्चे को पता चल जाएगा, चाहे वो, ये जर्मन में असूल है कि साइन हो, जाइनम हो, जाइनर हो, जाइनन हो, ये भले ही किसी को चेंज करना नहीं आता होगा, पर इनका मतलब हर बच्चे को पता रहता है कि हिज ही है। और अगर एल्टन नहीं पता तो फिर वोकैब का गेम हो गया और आप समझ नहीं पाओगे। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कि क्या 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 एंडिंग्स ऐड होगी। तो देखो ये सारा चार्ट, एक तो पहले वाला चार्ट जो भी हमने देखा था, और एक ये पजेसिव प्रोनाउंस की एंडिंग्स अगर आपने कर ली, तो ये आपको जितने भी कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, हिज के, हर के, देयर के, योर के, और इन सब के एंडिंग्स लगाना, ये सब करना, ये B1 हो या C2 हो, ये चीजें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती है। तो ये किसी भी लेवल में चले जाओ, अगर आपने बिगिनिंग लेवल से ही अच्छा करना स्टार्ट कर दिया, तो डेफिनेटली आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में आप बहुत खतरनाक हो जाओगे। और जो बच्चे जिन इंस्टीट्यूट्स में सिखाया है उनको A2 लेवल पे, या सिखाया है उनको B1 लेवल पे है, तो उनको 7-8 महीने तो इनको समझने में, मतलब एडजस्ट होने में लग जाएंगे। तो हमने इनको A1 में ही देख लिया है, ताकि आप और हैबिचुअल हैबिचुअल होते 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 जब आपके A2 B2 ये सब आएंगे, तो आप बहुत आसानी से इनको इजीली कर सकते हो। का लेवल जो है वो B1 का बच्चा भी है, यही करेगा, B2 का भी यही करेगा, और A1 का भी यही करेगा, और A2 का भी यही। आप बस यही है कि इनको जितना जल्दी हो सके पहले तो बाय हार्ट कर लो। अगर मैं पूछूं कि हिम के लिए क्या आता है, तो आप फटाक से बोलने चाहिए कि सर आकुजेटिव में या डाटिव में। सबसे पहले तो मैं बोलूं आकुजेटिव, तो आप बोलो ईम। मैं बोलूं डाटिव में क्या आता है, ईम,
मैं बोलूं हिज के लिए क्या आता है? जाइन। हर के लिए क्या आता है? ईहर। हेयर के लिए क्या आता है? ईहर। डॉर के लिए क्या आता है? ईहर कैपिटल। ऐसे होना चाहिए। मैं पूछूं मी के लिए क्या आता है? बोले सर आकोजेटिव में मिश आता है। मी के लिए माई, माइन तो माई के लिए आता है। मी के लिए क्या आता है? मिश आता है आकोजेटिव में। दाटिव में मियर आता है। यू कितने होते हैं? बोले सर सब्जेक्ट के अंदर दू होता है, ईहर होता है, डी होता है, ये सब होते हैं। और अगर आकोजेटिव आकोजेटिव और डाटिव की बात करोगे, डिश डी है, दी इनन, ऑयश ऑयश। ये चार्ट आपको याद करना बहुत जरूरी है। इस चार्ट को आपने याद कर लिया तो उसके बाद में जो कभी आप ये लगा देते हो वो लगाते हो तो वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएंगे। हाँ, इंप्रूव हो जाएंगे, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे। अपन ये नहीं सोच सकते कि आज सीख लिया तो आज ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो। टाइम लगेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, पर आप अब एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। कहीं आपको डियर लग रहा है, आप समझ सकते हो कि दैट इज बिकॉज ऑफ डाटिव। कहीं इनन लग रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ डाटिव। कहीं जी लग रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ आकोजेटिव। कहीं मेयर लग रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ डाटिव। कहीं मिश लग रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ आकोजेटिव। आप भले ही यूज करो या ना करो, पर रीडिंग में तो दिखेंगे ना आपको। उससे आपको पता चल जाता है कि बिकॉज ऑफ दिस इट इज हैपनिंग। ऐसे करके आपको बुक के अंदर भी पता चलेगा। अब देखो बच्चे को क्या करना होता है। वो चार्ट वगैरह सब कुछ हो गया, ग्रामर वगैरह सब कुछ हो गया। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ड्यूरिंग रीडिंग। अगर रीडिंग के टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो तो मैं कह रहा हूं आपको ग्रामर को बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रामर तो आपके सामने यूज होती रहेगी ना। ऐसा कोई पेज नहीं होगा आपकी बुक का जहां पे ग्रामर यूज नहीं होगी। ऐसा कोई पेज नहीं है, नेवर एवर। आप लैंग्वेज कर रहे हो तो लैंग्वेज में जो आपने सीखा है वो तो यूज होगा ही ना। तो हर पेज के ऊपर आपको वो कॉन्सेप्ट दिखते रहते हैं जो आपने लर्न किए हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने वर्ब कॉन्जुगेशन लर्न करा है, तो क्या वर्ब कॉन्जुगेशन के बिना कोई भी जर्मन का सेंटेंस बन सकता है? तो आप फिर रिवीजन करने अलग से क्यों जाते हो? यहाँ पे देखो, इसके साथ क्या एंडिंग आती है? ई एंडिंग आती है। अब बच्चा बार बार रिवीजन कर रहा है कि मैं सर जाके रिवीजन कर लेता हूँ वर्ब कॉन्जुगेशन का। अरे क्यों कर रहा है? पूरी किताब रिवीजन से भरी पड़ी है। ठीक गए? कहीं पे भी देख लो, ऐसा कोई पेज नहीं मिलेगा जहां पे आप लोगों को ई एंडिंग इसके साथ नहीं दिख जाए। इसके साथ ई एंडिंग ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं दिखेगी। बियर के साथ कोई जगह नहीं है जहां ई एन एंडिंग ना दिखे। ये दिख रही। अब बच्चा किताब तो खोले कम से कम। ये तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां फॉर्मल यू कैपिटल में नहीं लिखा हुआ हो और उसके साथ ई एन एंडिंग नहीं आ रही हो। ऐसी कोई जगह नहीं है। टू के साथ ऐसी कोई जगह नहीं है जहां एस टी एंडिंग नहीं आ रही हो। सभी के अंदर आएगी, एवरीवेयर। कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे मॉडल वर्ब्स आप कर रहे हो, बुक खोल के होमवर्क कर रहे हो, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां पे डू के साथ कांस्ट नहीं आएगा। आएगा ना, वो तो है ही लैंग्वेज में। और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आर्टिकल्स यूज ना हो रहे हो। जो आपने देर दी दास सीखे हैं वो तो हर जगह यूज हो रहे हैं। नॉमिनेटिव में भी हो रहे हैं, आकुजेटिव में भी हो रहे हैं, दाटिव में भी हो रहे हैं, हर जगह यूज हो रहे हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे जो आपने सीखा है पर्टिकुलरली वो यूज ना होता हुआ दिखे आपको। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि रिवीजन का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको जाके सिर्फ और सिर्फ बुक्स में ही रिवीजन करना पड़े। अगर आपने आकोजेटिव सीखा है तो आकोजेटिव में फोकस कहाँ होता है आपका? ऑब्जेक्ट पे। तो ये देखो, ये सारे के सारे सेंटेंसेस आकोजेटिव में है। ये ब्रॉड जो है वो आकोजेटिव में है। यहाँ मिड प्रीपोजिशन डाटिव के अंदर है। आइन जूपा आकोजेटिव के अंदर है। तो ये पता तो चल रहा है आइन ब्रॉडशन आकोजेटिव के अंदर है। यहाँ पे देखो, ये वियर सब्जेक्ट हो गया, ट्रिंकन वर्ब हो गई। अब उसके अलावा जो कुछ भी बच गया वो क्या है? आकोजेटिव। तो आप अलग से क्या रिवीजन करने की कोशिश करते हो? अब किसी बच्चे से पूछे कि इस सेंटेंस के अंदर आकुजेटिव क्या है, फटाक से बोल दो कि सर सब्जेक्ट तो इश हो गया, एसन तो वर्ब हो गई, तुम फ्रूस्टुक जो है वो प्रीपोजिशन से कवर्ड है तो वो तो हो नहीं सकता। यहाँ पे ब्रेड जो है वो क्या है आपका? ब्रॉडशन जो है वो क्या है आपका? आकुजेटिव। और मिड कौन सी प्रीपोजिशन है? डाटिव। तो इससे सारी चीजें पता चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई पता नहीं चले। यहाँ पे देखो,
अकोजेटिव क्या है? बोले सर वियर सब्जेक्ट है, माखन वर्ब है, ये रहा अकोजेटिव, एक ऑब्जेक्ट है। और क्या है? बोले सर ये फिर से वर्ब आ गई, ये एक और ऑब्जेक्ट है। फिर बोले सर कार्टिन और लुकास जो है वो सब्जेक्ट है, और ये बाय कर रहे हैं, और क्या बाय कर रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट है। अरे इसमें कौन सी कोई महाभारत थोड़ी है। इस सेंटेंस में क्या है ऑब्जेक्ट? सर वियर सब्जेक्ट है, हाबन वर्ब है, और ये जो चीजें इनके पास है वो ऑब्जेक्ट है। पर्सन थिंग्स ऑब्जेक्ट हो जाती है। वियर सब्जेक्ट है, हाबन वर्ब है, और काइनन कैसे ऑब्जेक्ट है। एक ही कैटेगरी के है ना, पर्सन हो या थिंग हो, एक कैटेगरी होनी चाहिए, फिर चाहे 50 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहा, वापस रिवीजन के लिए आ गया। यहाँ पे देयर केज है सब्जेक्ट है, यहाँ पे देन केज है ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे दास ब्रॉड जो है सब्जेक्ट है, यहाँ दास ब्रॉड ऑब्जेक्ट है। यहाँ दी गुर का सब्जेक्ट है, और यहाँ दी गुर का ऑब्जेक्ट है। यहाँ दी टोमाटन सब्जेक्ट है, और यहाँ दी टोमाटन ऑब्जेक्ट है। ये तो नई जर्मन करने वाले को भी पता चल रहा है ना कि सर यहाँ तो सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट हैं। सिंपल है। आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तो हर चीज आपको यहीं दिखेगी। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से ही दिखने की जरूरत है। सब चीजें यहीं की यहीं ही दिखती है। एवरीथिंग विल बी हियर ओनली। जो कुछ आपने सीखा है वो सारा का सारा आपको यहीं दिखेगा। हर ही के लिए क्या यूज होता है? एयर, तो यहाँ पे दिख तो रहा है। यहाँ कहीं भी अब हिज के बारे में बात होगी तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा? साइन। जहां कहीं भी टेक्स्ट के अंदर हिज के बारे में बात होगी ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? हिज साइन आ जाएगा। ये रहा। अब ये देखो, ये एंडिंग देखो, क्या कोई बता सकता है ये ईएन एंडिंग क्यों आई साइन के अंदर? आकोजेटिव है, और आकोजेटिव में बेरूफ जो है वो क्या है? मैस्कुलिन। कैसे पता चला? ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है। हेयर तो है जो सब्जेक्ट हो गया, और बेरूफ जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। और कितने ऑब्जेक्ट है? एक ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट से पता चल गया आकोजेटिव, और प्रिपोजिशन से भी। दो कैटेगरी है ना, ऑब्जेक्ट और प्रिपोजिशन, दोनों से पता चलता है। तो बस, ही के साथ हिज यूज करना चाहते हो तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर आप हिज बोलना चाहते हो तो वो तो किसी के साथ भी आ जाएगा। आप पे डिपेंड करता है कि आप हिज बोलना चाहते हो तो जाइन ले लो, हर बोलना चाहते हो तो ईहर ले लो, योर बोलना चाहते हो तो दाइन ले लो। जर्मन नहीं कहती कि मैं ये बता रहे हैं तो यही करना है यूज। वो तो आप पे डिपेंड है, आप क्या बोलना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो। डिपेंड्स ऑन यू ओनली। ये आ गए दाइन, दाइन, जाइन, ये सब हमने जो करे हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हो ये मॉडल वर्ब्स आ गई। मॉडल वर्ब्स में मेन वर्ब कहाँ रहती है? एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें मॉडल वर्ब कॉन्जुगेट और मेन वर्ब एट द एंड नहीं हो। येरी क्योनन, येरी ट्रेफन, येरी मूस, और येरी मेन वर्ब अर्बाइटन एट द एंड। यहाँ पे मूस है, और आइनकाउफन और कोखन दोनों मेन वर्ब है। यहाँ पे क्योनन मॉडल वर्ब है, तो मेन वर्ब आखिरी में। यहाँ म्यूसन मॉडल वर्ब है, तो मेन वर्ब लेनन आखिरी में। यहाँ पे मूस मॉडल वर्ब है, यहाँ अर्बाइटन आखिरी में। यहाँ पे क्योनन मॉडल वर्ब है, और मेन वर्ब ट्रेफन आखिरी में। या मूस मॉडल वर्ब है, और अर्बाइटन आखिरी में। जो आपने सीखा है वही यूज हो रहा है, रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। किताबों को पढ़ना जरूरी है। किताबों को पढ़ोगे तो अपने आप सामने आते रहेंगे। किताबों को अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो वो जाते रहेंगे। फिर आपको बार बार रिवीजन की नीड लगेगी। आपको यूँ लगेगा कि हमें रिवीजन करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो, पीस नॉक माल ईहर नाम है, तो ईहर कैपिटल में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? योर। लिखा है ना? भाई आप खुद ही दिमाग लगा लो, ईहर कैपिटल में लिखा है तो इसका मतलब योर हो गया। ऐसा रहता है। रिवीजन आप यहाँ से भी कर सकते हो, कुछ भी बुक के थ्रू कर सकते हो, कि यहाँ पे जो कुछ भी चीजें आपको गिवन है उन्हीं के थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाता है। सारी चीजें गिवन है। ये देखो, इश का माइन, दू का दाइन, एयर का जाइन, एस का जाइन, जी का ईहर, उंजर, ऑयर, ईयर, ईहर, सब चीजों को अपन ने एक चार्ट पे ले लिया है जो अलग अलग चैप्टर्स में गिवन है। अब आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे देयर भी है, हर का ईहर का मतलब हर भी है, और योर भी है। ये याद करने पड़ेंगे।
और इनकी एंडिंग्स जो है अपन ने देख ली कि कैसे पर्टिकुलरली एंडिंग लगेगी। नॉमिनेटिव में अलग एंडिंग, अक्यूजेटिव में अलग एंडिंग और डाटिव में अलग एंडिंग। मॉडल वर्ब में ये रही मॉडल वर्ब और मेन वर्ब एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो ऐसे रहता है। ब्रेन बार वेरबर में क्या होता है? प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स को कहां लेते हो आप? एट द एंड ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं? अब, अन, आउ, सु, मेट, हेयर, जुरुक, और, ये सारे प्रीफिक्स होते हैं। अभी अभी आपने अकोजेटिव सीखे थे। इश का डिश, दू का डिश, एयर का इन, एस का एस, जी का जी, वियर का उन्स, ईयर का ओएश, जी का जी और जी का। अब मुझे ये बताना, इश रूफ है, दी अन। मुझे ये बताओ ये जो जी यूज हो रहा है वो किस सेंस में यूज हो रहा है? नहीं, फॉर्मल का तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि फॉर्मल हमेशा कैपिटल रहता है, वो किसी भी कैटेगरी का हो। तो ये तो स्मॉल है। फॉर्मल यू को तो भूल ही जाओ। या तो ये होगा या वो ये होगा, या तो शी होगा या दैम होगा। अब ये कोई क्लियर नहीं बता सकता इस टाइम पे इस सिंगल सेंटेंस के साथ में कि वो शी है, वो हर है या दैम है। कोई नहीं बता सकता। बट अगर इसके साथ कॉन्टेक्स्ट आ जाए, वो इस्ट मारिया, एक फ्रेंड ने पूछा वो इस्ट मारिया और दूसरे ने बोला काइन प्रॉब्लम इश, अब किसके लिए यूज हो रहा है? हर के लिए। एक फ्रेंड ने पूछा वो इस्ट मारिया, मारिया कहां पे है? तो दूसरे ने बोला काइन प्रॉब्लम इश रूफजियन, आई एम कॉलिंग हर। ऐसे पता चल जाता है। अब कोई बच्चा बोले कि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, शी भी जी है और हर भी जी है। कंफ्यूजन क्रिएट हो ही नहीं सकता। आप तो, आपके लिए तो अच्छा है, आप गलत नहीं हो सकते। क्या आप हर लगा के ही लगा दोगे तो गलत थोड़ी हो सकते हो? और शी लगाने के लिए भी जी का यूज करोगे तो गलत थोड़ी हो सकते हो? जब दोनों में चीज ही सेम है तो गलत हो कैसे सकते हो? कोई बच्चा बोले कि जी और जी यहाँ पे भी सेम है, तो कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि दोनों सेम है, यानी कि आप गलत नहीं हो सकते। अब आपको चाहे नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव पकड़ना है या नहीं पकड़ना, दोनों में आप गलत ही नहीं हो सकते क्योंकि दोनों में सेम जी आ रहे हैं। दोनों में सेम जी आ रहे हैं और दोनों में सेम जी। तो आपके लिए ये गलत नहीं है, ये अच्छा है क्योंकि आप रॉन्ग नहीं हो पाओगे। मैंने बोलना है कि आई एम कॉलिंग देम तो भी जी आ जाएगा। आई एम कॉलिंग यू तो भी जी आ जाएगा कैपिटल। तीनों में आप गलत ही नहीं हो रहे। अगर आप, मैंने बोला इशरूफजियन, मैं आपको कॉल करूंगा, इशरूफजियन आई विल कॉल हर, इशरूफजियन आई विल कॉल देम, तो तीनों में गलत नहीं हो रहे आप। आपने किसी भी एंगल से जी का मीनिंग चेंज हो रहा है भले ही, पर दिख रहा तो जी तीनों एक ही है ना। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो प्लीज ये चार्ट जो है तो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। अब सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल टॉपिक बचा हुआ है और उसका इनसे लेना देना कुछ भी नहीं है, दैट इज परफेक्ट टेंस एंड ओवर। टी1 ही नहीं, टी1 तक का खत्म है। टी1 भी क्या, पूरी जर्मन की ग्रामर ही ओवर है। कहने का मतलब मोटा मोटा जो इंसान को हिला सकता है वो बस यही था। और इस पे जिसने एक बार, हाँ मतलब ग्रामर का सेंस इन द सेंस कि जो मोटा मोटा दिमाग घुमा सकता है वो यही है, बाकी और कुछ भी नहीं। और बस अब एक पास्ट टेंस आएगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका अलग स्ट्रक्चर चलता है। तो बस यही था। बाकी बड़े जो लेवल्स आएंगे उनके अंदर कहीं ना कहीं दो तीन टॉपिक ग्रामर के डेफिनेटली ऐड होंगे, बट दीज वर नॉट रिलेटेड टू दिस। ये तो हर जगह चलते रहेंगे कि हिज, हर, देयर, देम, ये तो सब यूज होते ही है ना। आप भी तो पूरा दिन में यूज करते ही हो। तो ये रहता है। तो इनको प्लीज आप अभी तो ये कोशिश करो कि हर दिन इनको रटो। मैं आने वाले 10 दिनों तक आपको पूछता रहूंगा बीच बीच में, क्योंकि मुझे सिर्फ पूछने में 1 मिनट लगेगी। मैं पूछूंगा हिम के लिए डाटिव में क्या आता है, आप फटाक से बोलने चाहिए ईम।
अकुजेटिव इन, ये चाहिए बस मुझे अभी तो। यूज करना तो बात की बातें हैं, वो तो हो जाती है हर किसी से। पहले इनको बाय हार्ट करना बहुत जरूरी है कि भाई हिज के लिए क्या आएगा, और फटाक से बोल दो जाइन। हर के लिए क्या आएगा, ईहर। हेयर के लिए क्या आएगा, ईहर। इनसे क्या बच्चे की फ्लुएंसी भी अटक जाती है। तो मान लीजिए आप बोलना चाहते हो कि वेयर इज हर मदर, तो अब आपको ये याद नहीं आ रहा हर के लिए क्या आएगा। अरे यार कि हर के लिए क्या आएगा, वो बस क्लिक फास्ट होना चाहिए कि वो इज टीयर मुटर। तुम्हारी मदर कहाँ है, वो इज दाइने मुटर। तुम सबकी मदर कहाँ है, वो इज ऑयरम मुटर। ये फ्लुएंसी क्यों आ रही है, ये सारी चीजें रटी हुई रहती है बच्चे की। योर के लिए ऑयर तुम सबके लिए है तो ऑयर कर देंगे, ऐसा कर रहा है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वी विल सी टुमारो।